आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। वो कॉन्वोकेशन लॉन में आई तो इधर उधर खड़े तकरीबन हर स्टूडेंट की नज़र एक सेकंड के लिए उसकी तरफ घूम गई थी। वो देखे बगैर भी देख सकती थी कि सब उसे देख रहे हैं। एक ही नज़र में वो उसे पूरी तरह से खा पी हड़प कर चुके थे। लड़कियां एक एक चीज की कीमत का हिसाब लगा चुकी थी और ये जान चुकी थी कि वो कितनी महंगी थी, इतनी महंगी कि उन्होंने अपनी सारी कमाई, पूरी बचत उड़ा दी तो भी वो इस महंगाई को पाट नहीं सकेंगी, दरमियान में ही डूबकर मर जाएंगी। दूर दूर से घूरने वालों को उसने पॉकेट से हाथ निकाल कर लहरा कर हाय कहा। वैसे तो वो सिर्फ मुंह धोकर भी आ जाती तो भी वहां मौजूद बहुत से लोगों से ज्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन चूंकि वो अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी तो बहुत से लोगों के दिलों पर बिजली गिरा चुकी थी। वो सब लोग जानते थे कि वो बस ये बिजलियां सहने के लिए ही बनी हैं। वो उन्हें घास भी डालेगी, ना दाना। जैसे एमा वॉटसन के वॉलपेपर लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लेने से एमा फोन करके डिनर पर इनवाइट नहीं कर लेती, ऐसे ही चुपके चुपके उसकी तस्वीरें खींचकर मोबाइल में महफूज कर लेने पर भी वो किसी को शाम की चाय पर बुलाने वाली नहीं थी। वो इतनी हाईफाई थी कि उनके ख्वाबों पर बिल्डोजर थी। वो मुस्कुराई और एक नजर आसमान की तरफ देखा। दिन रोशन है, अच्छा ही है, मैं भी तो खुश हूं। उसने दिन पर राय दी, दिन की रोशनी से हेलो हाय किया। मैं भी तो खुश हूं, उसने ऐसे कहा जैसे बाकी वक्त वो रोती रोती रहती है, एक एक पैनी के लिए जान तोड़ मेहनत करती फिरती है, जिंदगी के दुखों को हौसले के पहाड़ से झीलती है। वो बेचारी कितनी अफसुर्दा रहती है ना। कॉन्वोकेशन की तकरीब से पहले उन सब फ्रेंड्स को फोटो शूट करवाना था। उनका ग्रुप स्पाइस गर्ल्स के नाम से मशहूर कर दिया गया था। उसे गंदे फरसूदा से नाम से नफरत थी, लेकिन ये बहरहाल कार्डेशन से बेहतर था। उसे कार्डेशन क्लोन से वैसे ही चिढ़ थी जैसे अमेरिका को रूस के खुद से पहले खला में जाने से थी। रूस ने कुत्ता ना भेजा होता तो अमेरिका कुतिया भेज देता, लेकिन आगे निकल जाता। जब वो फोटोशूट करवा रही थी तो उनके क्लास फेलोज उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुम की नजरों से देख रहे थे। वो यूनिवर्सिटी में जितनी मशहूर थी उतनी ही नापसंद भी की जाती थी। वो पानी की तरह पैसा बहाती थी, अंधी होकर फैशन की तकलीद करती थी। उनके इंस्टाग्राम किसी भी हॉलीवुड स्टार से ज्यादा फॉलो किए जाते थे। उनके नित नए फैशन ट्रेंड का हिस्सा बन रहे थे। वो बागी नहीं थी, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं थी। हर अक्लमंद, होशमंद, समझदार स्टूडेंट उन्हें देखकर मुंह बना लेता था। वो सब अकल से आरी, समझ बूझ से बहरी, काम की बातों से गूंगी थी। वो इंसानी सतह से माजूर और गैर इंसानी सतह से मगरूर थी। चलती फिरती फैशन की दुकानें थीं। कभी कभी उनका दिल चाहता था कि प्लास्टिक की उन गुड़ियों के हाथ, पैर, गर्दन सब अलग अलग करके उन्हें डस्टबिन में फेंक दें और इस डस्टबिन का कूड़ा बहरे मुर्दार में फेंकवा दें। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में एक ऐसा ग्रुप जरूर होता है जिनकी हरकतों से सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। वो ग्रुप छछोरा, नालायक, निकम्मा और भूंडा होता है। उनका ग्रुप वही ग्रुप था। खुदा उस ग्रुप की लीडर थी। वो आम नहीं थी, इसलिए बहुत खास लाइफ गुजार रही थी। दौलत कमाना शायद मुश्किल होता होगा, लेकिन उसे उजाड़ना बहुत आसान होता है। एक दिमाग से आरी जिस्म, एक हिस्सों से आरी बेहिसी का सिस्टम, बस सब तबाह। दौलत हो या जिंदगी, वक्त हो या मकसद। वो पोज मार मार कर नहीं थकी थी। उन्हें पोज मारते देखकर बाकी के स्टूडेंट थक चुके थे। उनका फोटोशूट मुकम्मल हुआ तो उन्होंने चंद क्लास फेलोज को भी इस काबिल समझा था कि उनके साथ एक एक तस्वीर ले लें। फिर उन्होंने अपने अपने कोट और कैप पहन ली। कॉन्वोकेशन तकरीब शुरू हो चुकी थी। उन्हें डिग्री, तकरीरों, डीन, प्रोफेसर, फ्यूचर के प्लानिंग वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वो जमाइयां ले रही थी। यू आर स्टार ऑफ द डे। उसने एक क्लास फेलो के साथ सेल्फी ली तो उसने खुश दिली से मुस्कुरा कर कहा,
जवाबन उसे भी मुस्कुराना पड़ा। कोशिश के बावजूद उसकी किसी और क्लास फेलो से दोस्ती नहीं हो सकी थी। वो बद इखलाक नहीं थी, लेकिन अगर कोई अपने पैसे की इतनी ज्यादा नुमाइश करता फिरेगा तो फिर वो बद इखलाक हो या ना हो, मगरूर जरूर मशहूर हो जाएगा। अगर आम इंसानों के करीब होना है तो उन जैसा होना होगा, उन जैसा आम। दुनिया में आम लोगों की तादाद ज्यादा है, जो वाकई में खास होते हैं वो दूसरों जैसा आम बनकर रहते हैं। वो अपने अंदर ये अजमत पैदा कर लेती अगर उसे जरूरत महसूस होती, अगर उसे अजीम बनकर कोई फायदा वगैरह लेना होता। सारे फायदे पहले से ही उसकी जेब में थे। उसने कभी किसी टीचर प्रोफेसर से बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन उसकी फेस पर डोंट यू डेयर टू मी, मुझे छेड़ने की जुर्रत ना करना, इतना वाजिया लिखा होता था कि वो खामोश भी रहती थी तो लगता था बदतमीजी कर रही है। उन्हें डिग्रियां मिल गई। मामा पापा तकरीब अटेंड करके उसे गले से लगाकर चले गए। अब वो सब सीढ़ियों पर ऊपर नीचे खड़े थे। यूनिवर्सिटी की बुलंद इमारत उनकी पुश्त पर थी। उनके सामने 1, 2, 3 नहीं, पूरे 13 फोटोग्राफर्स अपने कैमरा स्टैंड बाय पोजीशन में रखकर खड़े हुए थे। ये खुदा का ही कमाल था कि उसने कॉन्वोकेशन तकरीब को फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल की शक्ल दे दी थी और शहर के टॉप और महंगे फोटोग्राफर्स को क्लास और प्रोफेसर्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा लग रहा था उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, फ्रांस को हराकर, ब्राजील को किक मारकर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली है। फोटोग्राफर्स उन्हें हदायत दे रहे थे। सारी क्लास प्रोफेसर समेत शराफत से उनकी हदायत पर अमल कर रही थी। गले में गोल्ड मेडल पहने प्रोफेसर के साथ खड़ा लाइन इस सारी सूरत हाल पर छोटा सा कहका लगाए बगैर नहीं रह सका था। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में रौनक रहती है। वैसे उसने अपने दोस्त के कान में कहा। वो खुदा की तरफ देख रहा था। खाली खुली रौनक नहीं मेरे दोस्त, तमाशे, ड्रामे, हंगामे, मुझका खेजियां कहो। ये ना हो तो हम जैसे लोग पढ़ पढ़ कर सठिया जाएं और हमें मुस्कुराने के लिए कोई वजह ना मिले। बाय द वे, लगती बहुत प्यारी है वो। नजरें फेर लो मेरे दोस्त, फौरन नजरें फेर लो। तुम उस पर जरा सा भी क्रश अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी औकात से बाहर चीजों को खूबसूरत ना कहो, वरना तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत जहन्नुम बन जाएगी। तुमने उसके कदमों में जान भी दे दी तो भी ये तुम्हें घास नहीं डालेगी। ये जो गले में गोल्ड मेडल पहना है, इसका कुछ ख्याल करो और खुदा के ख्याल को दिल से उतार फेंको। लाइम ने कहका लगाया और वो देर तक हंसता रहा। खुदा ने गर्दन मोड़कर उसे घूर कर देखा तो वो उसे एक आंख मारे बगैर नहीं रह सका। यू आर स्टार ऑफ माई लाइफ माई चाइल्ड, होंठों से पिचकारा भी। स्टार ऑफ हिज लाइफ ने नफरत से आंखें फेर ली। वो मजीद अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। स्टैंड बाय। मैं थरी कहूं तो सब अपनी टोपियां उछालें, आपकी मुस्कुराहटें नुमाया और दिलकश हों। हेड फोटोग्राफर ने उन्हें हदायत दी। वो वही सर्कस मैन लग रहा था जो छोटी सी स्टिक लहरा लहरा कर जानवरों को हदायत देता है। ठीक है जनाब, फर्माबरदार बंदरों ने कुछ हुदा को छुड़ाने के लिए कुछ माहौल से महजूज होते हुए सबने एक साथ गर्दनें ऊपर नीचे करके कहा। फोटोग्राफर हंस दिए। लाइम का कहका जरा ज्यादा ही बुलंद था। 1, 2, हाथ उठाकर 3 उंगलियों को 2 फिर 1 करके फोटोग्राफर ने कहा। और 3 पर सारी क्लास ने, पूरी यूनिवर्सिटी ने, सारी दुनिया ने अपनी टोपियां उछाल दी। नीले आसमान के नीचे रोशन दिन की आगोश में वो खुद भी उछले। खुदा ने भी अपनी टोपी उछाली। उसका सर ऊपर उठा, नजर आसमान तक गई और वो नजर आसमान तक ही रह गई। खुद वो लड़खड़ा कर गिर गई, ऊपर से नीचे गिरी, तीसरी से दूसरी और फिर पहली सीढ़ी तक आई। वो ऐसे एकदम से गिरी थी कि सब अपना आप भूलकर जल्दी से उसकी तरफ लपके थे। जोशीले नारे सदमाती चीखों में बदल गए। उसकी कैप दूर जा गिरी थी। उसका सर जमीन से जा टकराया था। खून की एक पतली लकीर उसकी पेशानी से निकलकर सफेद गाल पर निशान छोड़ने लगी थी। उसने आसमान की छत को टुकड़े टुकड़े होते देखा
اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ یہ آنکھیں کھلیں گی تو وہ جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ وہ خود، نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی قالین کھینچ لیا۔